Hello students, today you will study Coulomb's law in vector form. We will take 2-point charges 1 and 2 having charges q1 and q2 separated by a distance r. F12 is the force acting on body first due to charged body second, that is F12. Similarly, F21 is the force acting on charged body 2 due to charged body 1. इनकी डायरेक्शन से क्या होंगे आप देखिए, F12 की डायरेक्शन सेकेंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी की तरफ है और F21 की डायरेक्शन फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी की तरफ है. और डायरेक्शन का कंसेप्ट एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर्स. पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर R12 यूनिट वेक्टर दिखाया गया है, 1 से 2 की तरफ वेक्टर करता है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21. और यूनिट वेक्टर R21 किसकी डायरेक्शन देगा, दैट इज फोर्स F12. इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 by r स्क्वायर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डायरेक्शन विल बी गिवन बाय यूनिट वेक्टर R21. यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन दिखाई गई डायरेक्शन में ही होगा. सो R21 यूनिट वेक्टर इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F12. Similarly, force F21 will be given by 1/4πε0 q1 q2 by r square into unit vector R12. F12 और F21 पर अगर आप ध्यान से देखेंगे केवल डायरेक्शन का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है. एक में यूनिट वेक्टर R21 आ रहा है और एक में यूनिट वेक्टर R12 आ रहा है. इसी को एक बार और स्टडी करते हैं. q1 q2 चार्जेस लिए गए हैं और r डिस्टेंस पर हैं. F12 F21 फोर्स लग रहा है. तो कूलम्स फोर्स वेक्टर फॉर्म अगर आप शो करना चाहें तो F12 इज इक्वल टू k टाइम्स q1 q2 बाई r स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21 एंड F21 इज इक्वल टू k टाइम्स q1 q2 बाई r स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12, where R12 is the unit vector from q1 to q2 and R21 is the unit vector from q2 to q1. अब R21 और R12 वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि ये क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है. डिफरेंस है तो केवल इनकी डायरेक्शन है. सो R21 वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस R12. सो देयरफॉर फोर्स F21 इज इक्वल टू फोर्स F12 इज इक्वल टू माइनस F21. Now, in terms of position vectors, how will we show this Coulomb's law? इसको आप पोजीशन वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में दिखाना चाहें. पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन पर नहीं रखा होगा चार्ज Q1 या Q2 में से, ओरिजिन से दूर रखा है. तो Q1 का भी पोजीशन हमारे पास R1 है और Q2 का पोजीशन R2 है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O. A और B पर Q1 और Q2 रखे हैं. अब F12 1 पर 2 से लग रहा है, F21 2 पर 1 से लग रहा है. अब आप कूलम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे, लेट अस स्टडी इट. F21 इज इक्वल टू, पहले इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4πε0 q1 q2 बाई AB स्क्वायर. AB क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, इनटू यूनिट वेक्टर R12. अभी AB क्या है, AB इज दिस वेक्टर R2, पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1. ये कहाँ से आया, दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं. एक की हेड को दूसरे के टेल से मिलाया जाता है और फाइनल वेक्टर की हेड को इनिशियल वेक्टर के टेल से एक फाइनल वेक्टर के थ्रू हम मिलाते हैं. तो फाइनल वेक्टर का हेड और इनिशियल वेक्टर की टेल से जो स्टार्ट होता है वेक्टर, उसका हेड कोइंसाइड करता है. सो B इज दी यू कैन से OB इज द रिजल्टेंट वेक्टर. तो AB आपको निकालना है तो R1 प्लस AB इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर R2. तो AB वेक्टर कितना हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1. सिंपल इसमें कंसेप्ट वेक्टर एडिशन का लिया गया है, यू कैन अंडरस्टैंड इट. अभी R2 क्या है, R12 क्या होगा, R12 यूनिट वेक्टर आप निकालने हैं तो वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर R12. किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करने पर वो वेक्टर मिलता है. दिस ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन वेक्टर एनालिसिस प्रीवियस ईयर. तो R12 एज यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1. और इसका मॉड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड. वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे
तो आपको यूनिट वेक्टर r12 मिल जाएगा। सो वेक्टर यूनिट वेक्टर r12 इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 बाय मॉड ऑफ वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देयरफॉर f21 वेक्टर विल बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय मॉड ऑफ r2 माइनस r1 होल स्क्वायर। जो वेक्टर जो ab का स्क्वायर आपने किया था वो वेक्टर r12 का मॉड का स्क्वायर है और यूनिट वेक्टर r12 आ गया है। अभी r12 यूनिट वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 बाय मॉड ऑफ वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1, जस्ट यू हैव स्टडीड। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा कूलम्स लॉ का? वेक्टर फॉर्म में f21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय मॉड r2 माइनस r1 क्यूब, और ऊपर आ जाएगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। जो यूनिट वेक्टर r12 है उसकी वैल्यू आपने रख ली है। यूनिट वेक्टर r12 की वैल्यू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 बाय मॉड ऑफ वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 है। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट वेक्टर f12 ऑल्सो। f12 कितना हो जाएगा? f12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय मॉड r1 माइनस r2 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r21। यहाँ पर f12 है तो यूनिट वेक्टर r21 आएगा, और r21 यूनिट वेक्टर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 बाय मॉड ऑफ वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 एज यू कैलकुलेटेड इन प्रीवियस केस। तो f12 कितना हो जाएगा? f12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय मॉड r1 वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 का क्यूब एंड वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये तो तब था जब 2 पॉइंट चार्जेस आपने लिए हैं, वेक्टर फॉर्म में आपने दिखाया। जब ओरिजिन आपके पॉइंट चार्जेस के किसी भी पॉइंट चार्ज से कोइंसाइड नहीं करता उस केस में, और जब पॉइंट चार्ज से कोइंसाइड करता है उस केस में। अब जब मल्टीपल चार्जेस हैं तो उस केस में आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का उपयोग करेंगे रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? मीन्स रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पर्टिकुलर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। जैसे आप यहाँ पर देखिए Q0 हमने कोई पॉइंट चार्ज लिया है, इस Q0 पॉइंट चार्ज पर Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn से कितना फोर्स लग रहा है उसको हम निकालना चाहें तो हम पहले निकालेंगे Q0 पर Q1 से कितना फोर्स लगेगा। जैसे 1 पर 2 से अभी कितना लगता था F12, तो अब यहाँ पर Q0 पर Q1 से कितना लगेगा F01, और जो Q0 पर 2 से कितना लगेगा F02, तीसरे पर कितना लगेगा F03 सो ऑन F0n। ये सारे फोर्सेज को हम अगर सम अप करें तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेज। ईच इंडिविजुअल फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय कूलम्स लॉ। इन द given diagram, the total force acting on charge Q0 और Q0 due to n charges is given by F is equal to F01, 02 so on। जितने भी चार्जेस हैं उनको सब कैलकुलेट करके आप इसको समराइज कर सकते हैं। समेशन F0i, I वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? आप F टोटल फोर्स निकालने हैं तो पहला F01 कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मॉड R0 माइनस R1 का क्यूब वेक्टर R0 माइनस R1। जैसे आपने F12 कितना लिया था, F12 में कितना था R1 माइनस R2 बाई मॉड R1 माइनस R2 का क्यूब था। तो ऐसे ही ये F रिजल्टेंट इज इक्वल टू F01 आपने लिखा, F02 लिखा, F03 सो ऑन F0n तक आपने लिख दिया। तो रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप कॉमन ले सकते हैं, बाहर है, और एक जनरल टर्म हम निकाल रहे हैं QI आप लिख लीजिए, Q1 Q2 Q3 की जगह पे QI लिख लीजिए, और विद इन द ब्रैकेट वेक्टर R0 माइनस RI नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर R0 माइनस RI क्यूब। I वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड ले लेते हैं। कंसिडर 3 चार्जेज Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q
at the vertices of an equilateral triangle of side L, what is the force on a charge plus Q placed at the centroid of the triangle? इसमें क्या लिया गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें इसके वर्टिसेज पर 3 चार्जेस लिए गए हैं Q ईच, और इसके सेंट्रॉइड पर कोई चार्ज कैपिटल Q रखा है, उस पर रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना है। तो सेंट्रॉइड पर जो चार्ज, सेंट्रॉइड कहाँ पर होता है, किसी भी वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्रायंगल में 2/3 ऑफ मीडियन होती है। जो भी इसका मीडियन होगा, मीडियन क्या है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। इसके 2/3 टाइम्स मीडियन पर सेंट्रॉइड होता है। तो दिस सेंट्रॉइड पर क्यू चार्ज रखा है, कैपिटल क्यू। तो कितना इस पर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, दैट लेट अस सी। तो F1, F2 या F3 को अगर आप देखें तो कैपिटल क्यू पर F1, F2, F3 लग रहे हैं, ये स्मॉल क्यू चार्जेस से लग रहे हैं। ऑल विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि चार्ज सेम है बट डिफरेंट ड्यू टू डायरेक्शंस। मैग्नीट्यूड की बात देखें तो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। लेट अस सी, ये पहला वाला F1 फोर्स है, ये सेकंड वाला F2 फोर्स है। तो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो ग्रीन से लाइन से दिखाया गया है। दिस विल बी रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, और इसको काउंटर बैलेंस करेगा ये F3। अगर हमारा F3 F1 और F2 के रिजल्टेंट के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि नो फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन दिस चार्ज कैपिटल Q। लेट अस सी, F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये दो वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट अगर निकालना है, उनके बीच का एंगल थीटा दिया है। तो दिस ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th। यहाँ पर F1 और F2 मैग्नीट्यूड में सेम है, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो यू विल गेट F इज इक्वल टू F1। F1 की जगह पर F1 रखिए, F2 की जगह पर F1 रखिए, F1 F2 F1 स्क्वायर हो जाएगा, cos 120 डिग्री माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर, एंड अंडर रूट F1 स्क्वायर इज इक्वल टू F1। F इज इक्वल टू F1 मीन्स जो रिजल्टेंट दो फोर्सेज का है दैट इज इक्वल टू एनी वन फोर्स acting on that capital Q charge due to any small q charge. So that is will be equal and opposite to force acting on that capital Q charge due to other two charges. So no force will be acting on that capital Q charge placed at the centroid of the equilateral triangle of side L. In next video you will study about continuous charge distribution. Thank you.